हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास हमारी लॉजिकल रीजनिंग के क्लास 7 के सारे टॉपिक्स को कवर करती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में मेनली कौन से टॉपिक्स आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, लाइक ओलंपियाड्स वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको हम ब्रीफली देखेंगे और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम थोड़ा समझेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली क्लासेस में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और उनके जो भी सब टॉपिक्स भी होंगे उन सब के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लाइक फर्स्ट वन इज सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग, नेक्स्ट इज एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, देन कोडिंग डिकोडिंग, नेक्स्ट ब्लड रिलेशंस, फिफ्थ इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देन लॉजिकल वेन डायग्राम्स, देन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, then analytical reasoning, mirror and water images, embedded figures, figure formation, figure matrix, paper folding and paper cutting, cubes and dice, and dot situation. ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में जो भी लॉजिकल रीजनिंग जिनमें पूछी जाती है एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है। ये हम क्यों पूछा जाता है एग्जाम्स में? लॉजिकल रीजनिंग का पूछे जाने का मेन ये रीज़न है कि इससे बच्चों की मेंटल एबिलिटी का पता चलता है कि मेंटली वो उनका थिंकिंग प्रोसेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आइए अब इन टॉपिक्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग। तो सीरीज में आपका किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? लाइक आपको कोई भी सीरीज दे देंगे, कोई भी नंबर्स की सीरीज दे देंगे या अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती है। तो उसमें आपको वो सीरीज किसी रूल को फॉलो कर रही होगी, तो आपको वो रूल आइडेंटिफाई करना है और उसमें कहीं पर कोई मिसिंग नंबर होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने बीच में थर्ड नंबर में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस मिसिंग नंबर में क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, जो कि उस सीरीज के जो रूल हैं, जिस रूल को वो सीरीज फॉलो कर रही है उसको फॉलो करते हुए ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको 9 दिखाई दे रहा है, देन 90। तो यहाँ पे हमें सीधे पता लग रहा है कि यहाँ पर सीधे हमें पता लग रहा है कि 9 में 10 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और फिर हम 90 से क्या देख रहे हैं, 90 के बाद 89 आ रहा है, यानी क्या हो गया, क्या ऑपरेशन हुआ होगा, -1। देन अगेन 89 के बाद 890 आ गया, मीन्स अगेन क्या हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। 89 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 890 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हमें बाद वाले नंबर्स में दिख रही है कि यह स्टार्टिंग में भी है, दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 2 से फिर 1 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें मिल रही है -1 वाली। तो यानी कि नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बाय 10 होना चाहिए। तो 1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो अगेन 10 को -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी इस सीरीज में ऑप्शन 10 फिट आ रहा है। सो आंसर 10 यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? नेक्स्ट है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी में क्या होता है कि आपको यहाँ पर 2 पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर में कुछ रिलेशनशिप होगा, कुछ रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से उनका पेयर बना है, और डिपेंडिंग ऑन दैट रिलेशनशिप हमें जो ये इस पेयर में जो मिसिंग पिक्चर है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये इन्वर्ट हो गया,
ये ट्रायंगल नीचे चला गया, सर्कल ऊपर आ गया, ये हमें साफ पता लग रहा है। और जो ये साइड वाली फॉर्म है ये एज इट इज इधर आ गई है, मीन्स ये जो साइड वाली फॉर्मेशन है ये इधर आ गई है, और मतलब बीच वाली इधर आ गई है, और जो साइड वाली है ये दूसरी साइड पर चली गई है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ऑल्दो ये मिरर इमेज नहीं है, आप इसको मिरर इमेज नहीं बोल सकते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि जैसे ये वाली फॉर्मेशन है ये इधर आ जाएगी, और ये जो साइड वाली है ये दूसरी साइड पे आनी चाहिए, जो हमारी रिजल्ट वाली फिगर होगी। और ये ट्रायंगल जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इतना काम हमें करना होगा। लाइक ये ऐसे हो जाएगा, और ये इधर इस तरह। ऐसी जो फिगर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है लास्ट वाली फिगर में, है ना। लास्ट वाली फिगर बिल्कुल सेम है जो हमने फाइंड आउट किया है। तो ये इतना सिंपल है। इसमें केवल यही पिक्चर की एनालॉजी नहीं हो सकती, आपकी वर्ड एनालॉजी भी होती है। कोई वर्ड्स के दो पेयर होंगे, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा, तो वही आपको आंसर, उसी से रिलेटेड आंसर पेयर आपको फाइंड आउट करना होगा। या तो पेयर फाइंड आउट करना होगा, या पेयर में से एक वर्ड दिया होगा, दूसरा वर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसी तरह नंबर एनालॉजी भी हो सकती है। नंबर्स के का कुछ पेयर दिया होगा या ट्रिपलेट दिया होगा जिनका कुछ रिलेशनशिप होगा, सिमिलर रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना होगा। तो उसके ऊपर हम डिटेल्ड उसको डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, मीन्स जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि कह रहे हैं कि कोई वर्ड है गोल्ड, उसको इन्होंने उसकी कोडिंग की है एज 5124, और एक वर्ड है लाइव, उसकी कोडिंग की है 2983। तो इस वाले कोड में अगर आपको वॉइड लिखना है तो उसको कैसे कोड करोगे? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है। जैसे वॉइड हमें कोडिंग करनी है वॉइड के लिए, तो हमें वी चाहिए। वी को कैसे कोड करोगे? वी को कैसे कोड करोगे? अब वी लाइव में भी आ रहा है, लाइव में वी थर्ड नंबर पर है, वी में लाइव थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इसका 8 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर हम 8 रख सकते हैं। ओ की कोडिंग हमें मिल जाएगी गोल्ड में, गोल्ड में ओ सेकेंड नंबर पर है, और सेकेंड नंबर पर यहाँ आ रहा है डिजिट 1, तो ओ को हम 1 से कोड कर सकते हैं। तो अब 8 1, अब आई देखिए, आई मिल रहा है लाइव में अगेन सेकेंड नंबर पर है, और सेकेंड नंबर पर इसकी कोडिंग में आ रहा है 9, सो आई की जगह हम यहाँ 9 पुट कर सकते हैं। तो इतने से ही हमें 819 जिस कोड में 819 देखो आपको यहाँ कहाँ मिल रहा है आंसर फिगर्स में, 819 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट चॉइस हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 819 अभी तक जितना कोड मिला है। अदरवाइज आप डी भी चेक कर लो, डी गोल्ड में मिल रहा है, डी हो गया 4, सो 81994 पूरा आंसर आ गया आपका वॉइड का। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा हिंट मिल गया होगा आपको कि कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ गया टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें रिलेशनशिप्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे आपने फैमिलीज में हम देखते हैं मदर फादर, सिस्टर ब्रदर्स, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, और इसी तरह से जो एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशंस होते हैं, अंकल आंटी कज़न नेफ्यू नीस, इन सब का हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जो एग्जांपल है इसको एक बार देख लीजिए।
कि pointing to a person, Sameer said, his only brother is the father of my daughter's father. How is the person related to Sameer? तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा हमें नोटेशन थोड़ा हम रख लेते हैं। जैसे अगर मेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम स्क्वायर बना लेते हैं, इसको याद रखना इजी होता है, ठीक है। और फीमेल्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि समीर एक पर्सन को बोल रहा है। सपोज ये वो पर्सन है जिसको हमने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है कि ये जो पर्सन है ही इज द ब्रदर। सपोज ब्रदर के लिए हमने साइन ले लिया, इक्वल का साइन ले लिया। ही इज द ओनली ब्रदर, हिज ओनली ब्रदर मतलब ये एक पर्सन है, उसका एक कोई ब्रदर है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, वो किसी के फादर हैं। सपोज दिस इज द साइन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन, ठीक है। तो हिज ये जो पर्सन है इसका ओनली ब्रदर जो है वो फादर है ऑफ माई डॉटर्स फादर, यानी कि मेरी जो डॉटर है, डॉटर सपोज हमने सर्कल से शो किया, मेरी डॉटर के फादर हैं, के भी फादर हैं। यानी कि ये जो पर्सन बोल रहा है वो यहाँ पर आ गया डायग्राम में। ये जो पर्सन है यही तो बोल रहा है कि इन पर्सन के जो ओनली ब्रदर हैं वो फादर हैं मेरी डॉटर के फादर के। मेरी डॉटर का फादर तो मैं ही हो गया, तो यानी कि इस पर्सन का जो ब्रदर है वो मेरा फादर है। तो ये पर्सन और इनका रिलेशन आपस में क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, इसका मतलब ये इनके अंकल हो गए। सो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। वैसे डिटेल में जब आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होता है, डायरेक्शंस का आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होती हैं आपको सभी को पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट जहाँ सनराइज होता है और वेस्ट जहाँ सनसेट होता है, देन यहाँ नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। जब आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हम इसी तरह शो कर सकते हैं। इसी तरह से 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच वाली डायरेक्शन को बोल देते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट वाले के मिड डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये 8 डायरेक्शंस हो गई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती हैं। लाइक अगर आप क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉक किसी तरह मूव करती है, ठीक है। क्लॉक की जो निडल है ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। मीन्स ऐसे क्लॉक के अपोजिट अगर आप चल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो इन डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विलेज W इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज X। सबसे पहले तो डायरेक्शन डायग्राम बेसिक ड्रॉ कर लीजिए। सपोज ये है कोई विलेज W, सपोज X कोई विलेज है, तो X के नॉर्थ में, नॉर्थ यानी अपर साइड डायरेक्शन हो गए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ में 20 किलोमीटर्स पर कोई विलेज W है, तो ये 20 किलोमीटर्स अवे है X से। विलेज Y इज 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ विलेज X। अब X के ईस्ट में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन इधर हो गई विलेज X से, तो यहाँ पर Y है, Y 18 किलोमीटर्स अवे है। विलेज Z इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन ऑफ W। अब W के वेस्ट में Z है 12 किलोमीटर्स अवे।
अब वाई से मानू स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और विलेज जेड तक पहुंचता है। तो जब वो वाई से स्टार्ट करके जेड पहुंचता है तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए वाई पे अगर हम डायरेक्शंस बनाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन जा रही है, ये वाली डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। सो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा बस डायग्राम पे ध्यान देना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो बताना नहीं है कि वो कितने डिस्टेंस उस पे होगा, केवल आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा आइडिया बताना है। अब है लॉजिकल वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होता है, कोई भी सिमिलर थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्टोरियली, यानी कि जैसे कि कोई मैथ स्टूडेंट्स हैं, कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन्हें सर्कल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हो सकता है जो मैथ स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हों, तो यानी कि कुछ स्टूडेंट्स कॉमन हो जाएंगे जो कि मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, या कुछ ऐसे हो जाएंगे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं और मैथ्स नहीं पढ़ते। तो जो अनकॉमन एरिया है वो ऐसे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, और कॉमन एरिया उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा कि जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर कुछ कॉमन है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स में या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कुछ कॉमन है, तो उन्हें हम ओवरलैपिंग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दो ग्रुप्स में तो उन्हें हम डिसजॉइंट सर्कल से यानी अलग अलग सेपरेट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें शो करना है कि मैन, वर्कर एंड गार्डन। अब देखिए इसमें क्या हम जो हमने अपना डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं उसको, उस डे टू डे लाइफ की नॉलेज को हमें यूज करके इस सिचुएशन के लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कोई मैन जो है वो वर्कर हो सकता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मैन हैं वो काम करते हैं, वर्कर होते हैं, तो यानी कि मैन और वर्कर में कुछ कॉमन पोर्शन हो सकता है, यानी कि कुछ मैन हो सकते हैं जो वर्कर भी हों, है ना। लेकिन सभी वर्कर्स मैन हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना, कुछ फीमेल वर्कर्स भी हो सकती हैं, कुछ वुमेन वर्कर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें अनकॉमन एरिया भी शो करना होगा, और सभी लोग वर्कर हों ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग काम करें, हो सकता है कुछ मैन वर्कर ना हो, तो इसलिए इसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना होगा जो कि ओवरलैप ना कर रहा हो वर्कर्स से। ठीक है, और तीसरा ग्रुप है गार्डन का। अब देखिए मैन और गार्डन या वर्कर और गार्डन के बीच में तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, इसलिए गार्डन को शो करने के लिए हमें एक सेपरेट डिसजॉइंट सर्कल बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन, यहाँ पर हमें ऑप्शन फिगर्स देख लीजिए, यहाँ पर जो करेक्ट फिगर लग रही है सेकंड नंबर वाली फिगर करेक्ट लग रही है। ठीक है, अभी के लिए ये आप थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए इतना ठीक है, लेकिन जब आप इनको डिटेल में करेंगे सारे टॉपिक्स को तभी आपको इनको पूरा आइडिया लग पाएगा, और तब आपको इन्हें करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये, और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये आपका मैथ से काफ़ी मिलता जुलता ही है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन्होंने जहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि इफ प्लस डिनोट्स माइनस, मल्टीप्लाई डिनोट्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड denotes plus and minus denotes multiply by, then which of the following be the value of expression। यानी कि जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे वो एक्चुअल में नहीं है, उसको आपने रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। बस इतना सा आपको इसमें एक्स्ट्रा करना है, अदरवाइज ये आपका
नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह ही है, जैसा आप मैथ्स में करते हैं बॉड मास यूज करके, उसी को बाद में आपने यूज करना होगा। बट लेकिन पहले यहाँ पे आपको साइन रिप्लेस करने हैं। जैसे पहला मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड बाय है, तो आप इनको रीराइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया, माइनस के बजाय हमें क्या लिखना है, माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो माइनस को हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। देन है प्लस, प्लस डिनोट्स माइनस, तो प्लस की जगह माइनस आ गया। और फिर है डिवाइड बाय डिनोट्स प्लस, तो डिवाइड बाय को हमने प्लस कर दिया। नंबर्स आर सेम, केवल साइन को हमें रिप्लेस करना है एज इंडिकेटेड इन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिंपली सब्सटीट्यूट कर देना है, सारे सिंबल्स को चेंज कर देना है, और देन हमें बॉड मास का यूज करना है। बॉड मास की जगह डी मास, जैसे आपको पता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो पहले डिवाइड कीजिए, तो 252 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 252 डिवाइड बाय 9 करेंगे, 28 आ जाएगा रिजल्ट। तो ये इसका आंसर हमने कर लिया सॉल्व। बची टर्म मल्टीप्लाई 5 माइनस 32 प्लस 92। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी मास में डी डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 32 प्लस 92। अब जो टर्म्स प्लस वाली हैं इनको ऐड कर लीजिए, और देन 32 हमें माइनस करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200। सो करेक्ट आंसर इज, जो थर्ड चॉइस है वो हमें करेक्ट लग रही है। तो इजी है ये, आपने मैथ्स में किया ही हुआ है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सिंबल्स पे ध्यान देना है। अगर कहीं पर भी आपने रिप्लेसमेंट गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखिए एनालिटिकल रीजनिंग, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है कि आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो ट्राइंगल्स अगर आप काउंट करें तो देखिए कितने ट्राइंगल्स मिलते हैं, काउंट कीजिए। ये देखिए एक ट्राइंगल ये मिल गया आपको, सिमिलरली एक ट्राइंगल ये हो गया 2। पहले छोटे वाले काउंट कर लेते हैं, 3 4 ये इधर मिले हैं छोटे, इसी तरह से इधर भी हो जाएंगे, 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले हो गए हमारे, सबसे छोटे वाले जो हैं, ठीक है, ये वाला जो साइज है ये हमें 8 मिल गए। अब ये वाले देख लीजिए, ये 1 2 3 4 ऊपर है, 4 ही नीचे हो गए। तो ये वाला जो साइज है इसमें हमें, इसमें भी 8 मिल गए हैं, ये वाले साइज में भी 8 मिल गए हैं। देन ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं दो ये हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये वाले 2 हो गए, और इसी तरह एक छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये वाला, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो 2 ये वाले हो गए। और उसके अलावा अगर आप देखो तो एक ये बड़ा ऐसे वाला ट्राइंगल हो गया, एक इधर, एक लेफ्ट में और एक राइट में, मीन्स ऐसे वाला और ऐसा, है ना, 2 ये वाले हो गए। तो टोटल कितने हो गए, टोटल ये हो गए हैं 22। सो आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप एनालिटिकल रीजनिंग। अगला है मिरर एंड वाटर इमेजेस। आपको पता है कि अगर कोई मिरर होता है बीच में, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखें बी, तो मिरर में जाके कैसे दिखाई देगी, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे रख दें मिरर को तो क्या होता है, सपोज आपने ऐसे बनाई, कोई ऐसी कोई पिक्चर है, तो वो मिरर में कैसे दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। थोड़ा सा इन्वर्जन उसका हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, वो मिरर इमेज में हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वाटर में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, वाटर इमेज में भी
ऐसे ही इन्वर्ट पिक्चर हो जाती है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम फिगर है, इसका हमें बताना है कि मिरर इमेज क्या होगा और मिरर कहाँ पर अप्लाई किया गया है, वो बोल रहे हैं एट द टॉप ऑफ द फिगर, मीन्स यहाँ पर मिरर रखा हुआ है। तो मिरर में ये कैसा दिखेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए थोड़ा। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की यहीं पर कोशिश करें तो ये कैसा बनेगा इसका मिरर, सोचने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो एरो इधर जा रहा है ये ऐसा कुछ जाएगा, है ना, और ऐसे ये सर्कल होगा ऐसा, है ना, और इधर ये स्माइल वाला जो पोर्शन है ये कुछ इधर आएगा, है ना। तो इस तरह की जो फिगर है वही हमारा आंसर होगा। देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, आई थिंक ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट लग रहा है, ये इसकी आंसर फिगर होगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर्स का। एम्बेडेड फिगर में क्या करना होता है कि फिगर है, इसको आपने फाइंड आउट करना है कि जो गिवन ऑल्टरनेटिव है, ये जो फिगर है ये किस ऑल्टरनेटिव का पार्ट हो सकती है। यानी कि ये जो इसमें लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं वो आंसर फिगर में प्रेजेंट होनी चाहिए, वो सारी लाइंस, ठीक है, वो पूरा का पूरा पोर्शन हमें आंसर फिगर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए इस तरह की शेप आपको कंप्लीट शेप कौन सी फिगर में मिल जाएगी, ट्राई करते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखो, इस फिगर में आपको ये वाला एरिया मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इधर मिल रहा है, बट नीचे जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में तो ऊपर वाला एरिया ही यहाँ ब्रेक सा हो रहा है ऊपर, ये सेकंड तो बिल्कुल नहीं लग रहा। फर्स्ट को ट्राई करें, पहले फर्स्ट में देखो ये मिल रहा है, इधर मिल गई ये लाइन, अगेन ये वाली लाइन भी मिल गई, देन आप बाहर आ गए, फिर आप नीचे आए और ये स्ट्रेट, इसमें ये मिलता हुआ लग रहा है। फोर्थ भी ट्राई कर लेते हैं, ये आप गए इधर ऊपर, इधर आए वापस, लेकिन ये जो पोर्शन था ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। आंसर हमारा हो गया 1, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो इस तरह से कुछ सॉल्व होते हैं एम्बेडेड फिगर्स वाले क्वेश्चंस। तो चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है फिगर मैट्रिक्स। सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। अब इन्होंने ये फिगर्स दी हैं, आपको क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर आएगा वो आपने चूज करना है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। यहाँ पर एक ट्राइंगल है, देन ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर और सर्कल आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पर जो ओरिजिनल ट्राइंगल था वो आपने रिमूव कर दिया। सेकंड वाले रो में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर है विद डायगोनल, देन आपने बीच में एक प्लस साइन ऐड किया हुआ है, इन्होंने प्लस साइन ऐड किया, अगेन प्लस साइन रह गया, बाकी जितनी भी फिगर थी वो रिमूव हो गई। तो क्या हो रहा है कि जो एडिशन हो रहा है केवल एडिशन बच रहा है, मिडिल पार्ट में जो एडिशन हुआ वही रह गया और जो ओरिजिनल पोर्शन था वो रिमूव हो गया। तो इसमें इस वाली फिगर में चेक कर लेते हैं। जैसे फिगर है यहाँ पर एक क्रॉस ऐड हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस ही रह जाएगा और जो ओरिजिनल फिगर थी वो रिमूव हो जाएगी। तो आंसर 4 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारी टाइप हो गई फिगर मैट्रिक्स की। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम पेपर फोल्ड करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी सभी ने की होगी बचपन में, कि पेपर हम फोल्ड करते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें से कुछ कट करते हैं और फिर पेपर को ओपन कर देते हैं, तो एक डिज़ाइन बनकर हमारे सामने आ जाता है। तो वही चीज़ इन्होंने दिखाई है, फिगर में दिखाई है, और हमें बताना है कि जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो कौन सा डिज़ाइन हमारे सामने आएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्क्वायर पीस है, इसको डायगनली फोल्ड किया इन्होंने, फिर एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा से उसको हाफ फोल्ड किया, और फिर ये जो ट्रायंगल आया इसको दोबारा से एक बार और फोल्ड किया, तो केवल ये इतना छोटा सा ट्रायंगल बन गया। उसको करने के बाद इन्होंने कट लगाया, एक तो ये बीच में छोटा सा ब्लैक डॉट
एक तो ये ब्लैक डॉट का कट लगाया है इन्होंने, और एक ये हाफ सर्कल का कट लगाया है छोटा सा, ये हाफ सर्कल का कट लगाया। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला डॉट यहाँ पर भी आएगा, ये वाला एक होल यहाँ पर आएगा, देन ये वाला इधर जो एक ट्रायंगल बना है दो होल उसमें आएंगे, फिर दो होल ऊपर वाले ट्रायंगल में आएंगे और दो होल इधर साइड वाले ट्रायंगल में आएंगे। तो इस एक होल से हमारे पास ये 8 होल्स बन जाएंगे। और एक ये हाफ होल है, हाफ होल से एक कंप्लीट होल बन जाएगा, यहाँ पर एक कंप्लीट होल यहाँ बनेगा, एक कंप्लीट होल यहाँ बनेगा, और ये वाला एक होल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ फिगर हमें मिलेगी। तो इसके लिए हमें ऑप्शन फिगर जो करेक्ट लग रही है वो सारी फिगर्स देख लेते हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन लग रहा है वो सेकंड फिगर करेक्ट लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट। हमें पता है लूडो सबने खेली है। लूडो में डाइस होती है जिसपे कि नंबर्स 1 to 6 लिखे होते हैं, है ना। उसकी 6 फेस होती हैं, 6 फेसेस पे 6 नंबर्स लिखे रहते हैं। क्वेश्चन पर क्यूब्स एंड डाइस, ठीक है। तो उन्होंने उस डाइस की पिक्चर यहाँ पे शो की है, 3 डायग्राम शो किए हैं, और यहाँ पे आपको बताना है कि 6 के ऑपोजिट क्या नंबर आएगा। तो सिंपल है ये। अब ये देखिए 6 के अपोजिट क्या नंबर आएगा। हमें दो फेसेस 6 के साथ जो फेस हैं उन पे 4 और 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो 6 के ऑपोजिट फेस होगी उसकी कोई भी साइड 6 के साथ कॉमन नहीं होगी, ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब 4 6 की एक साइड और 3 की एक साइड 6 की साइड के साथ कॉमन है, तो ये इसकी अपोजिट फेस नहीं हो सकती, ठीक है, जो उसको टच ना कर रही हो, है ना। तो 4 और 3 तो नहीं हो सकता ऑपोजिट फेस पे, 5 भी इसके साथ एडजेसेंट फेस पे है तो ये भी ऑपोजिट फेस पे नहीं हो सकता। अब 6 1 के साथ भी है, एडजेसेंट फेस पे है, तो ये भी ऑपोजिट फेस पे नहीं हो सकता। तो 1 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं, 3 भी एडजेसेंट है, 5 भी एडजेसेंट है, 4 भी साथ में है, ठीक है। तो 6 का ऑपोजिट क्या बचा, 2 बचा। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा इसका 2 जो है वो इसका ऑपोजिट फेस होगा। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्यूब्स एंड डाइस। नेक्स्ट टाइप है डॉट सिचुएशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि जैसे डॉट यहाँ पर दिखाया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन फिगर में डॉट दिखाई हुई हैं, कुछ फिगर्स हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, उनके बीच में 2 डॉट्स लगाई हुई हैं। तो डॉट की जो पोजीशन है वो यहाँ पर जैसे सर्कल और स्क्वायर के ऊपर एक डॉट आ रहा है, ट्रायंगल के वो नहीं है, मतलब केवल सर्कल और स्क्वायर के ऊपर डॉट है, ट्रायंगल से वो अलग है ये वाला डॉट, जो ऊपर वाला डॉट है। तो हमें ऐसी आंसर फिगर लेनी है जिसमें जो अगर आप डॉट प्लेस करो तो वो केवल सर्कल और स्क्वायर पे आए। तो ऐसा कोई फिगर है जिसमें सर्कल और स्क्वायर पे डॉट आ जाए और ट्रायंगल पे ना आए। अगर हम ये फर्स्ट फिगर को लें तो सर्कल और स्क्वायर का जो कॉमन एरिया है वो ये है, लेकिन वो ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ स्क्वायर और सर्कल का जो कॉमन एरिया है वो ये है, लेकिन वो ट्रायंगल का भी एरिया है, ट्रायंगल भी उस पर ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ अगर हम डॉट लगाएंगे तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि डॉट ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, केवल स्क्वायर और सर्कल में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर करेंगे, इसमें स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया यहाँ है, लेकिन अगेन ये ट्रायंगल से ओवरलैप हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। क्या यहाँ कोई ऐसा एरिया है जो स्क्वायर और सर्कल में हो? हाँ, यहाँ पे हमें एरिया मिल रहा है जो केवल स्क्वायर और सर्कल में है, ट्रायंगल अलग है।
तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। दूसरा जो डॉट है वो तीनों पर है, ट्रायंगल पर भी है, स्क्वायर पर भी है और सर्कल पर भी है। तो वो एरिया भी है यहाँ पर। ये एरिया, ये वाला जो एरिया है ये सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है। सो यहाँ पे अगर आप डॉट यहाँ पे प्लेस कर सकते हो तो सेकंड वाले डॉट की वाली सिचुएशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। सो फोर्थ ऑप्शन दोनों डॉट्स को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों डॉट्स को इस रूल के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं आप लास्ट वाली फिगर में। सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। सो स्टूडेंट्स, ये हमने ब्रीफ में देखा कि लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा ब्रीफ में हमने देखा। आने वाले वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स में हम डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे और कोई रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, उनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कीजिए करने का, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ये आपके मेंटल एबिलिटी के लिए और आपके मेंटल डेवलपमेंट के में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपके थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने में लॉजिकल रीजनिंग बहुत हेल्प करती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग। Thanks for watching.